नमस्कार साथियों। हिंदी सारथी के इस एमसीक्यू बैच में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। यह एमसीक्यू बैच आपके आगामी परीक्षा जैसे नेट जेआरएफ, सीयूईटी पीजी, टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विकल्प 1 नरपति नाल, विकल्प 2 अमीर खुसरो, विकल्प 3 विद्यापति या विकल्प 4 सरहपा। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है विद्यापति। विद्यापति को आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है। विद्यापति पे अगर थोड़ा सा और बात करें तो विद्यापति को बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है। और अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि विद्यापति को श्रृंगारिक कवि और भक्त कवि किसने माना है। तो श्रृंगारिक कवि माना है रामचंद्र शुक्ल ने, रामवृक्ष बेनीपुरी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर बाबूराम ने। वहीं पर इन्हें भक्त कवि माना है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरप्रसाद शास्त्री ने। अन्य विकल्प पर बात करें तो नरपति नाल ने बीसल देव रासो की रचना की है, अमीर खुसरो ने मुकड़ियाँ दो सुख ने इनकी रचना की है। और सरहपा को अगर इन पे बात करें तो इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनके अन्य नाम भी हैं सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नाम से भी इन्हें जाना जाता है। हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न 2 पर। हिंदी में नखशिख वर्णन की परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? यहाँ पर नासिक लिखा है तो आप लोग इसे नखशिख मान लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। विकल्प 1 पृथ्वीराज रासो, विकल्प 2 राउल वेल, विकल्प 3 वर्ण रत्नाकर या विकल्प 4 विद्यापति पदावली। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है राउल वेल। राउल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। यह अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है और इसकी रचना की है रोडा कवि ने। अन्य विकल्प पर बात करें तो पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। वर्ण रत्नाकर को ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा है और विद्यापति पदावली तो नाम से ही पता चल रहा है कि यह विद्यापति की रचना है। हम अपने प्रश्न 3 पर की ओर चलते हैं। निम्न में से अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? विकल्प 1 हेमचंद्र, विकल्प 2 स्वयंभू, विकल्प 3 पुष्पदंत और या विकल्प 4 सोमप्रभ सूरी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना जाता है। स्वयंभू पर थोड़ी बात करें तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। स्वयंभू की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पौमचर्यु, ऋट्ठेन्मचर्यु और स्वयंभू छंद। पौमचर्यु को स्वयंभू ने पूरा नहीं किया था, तो इसको पूरा किया इनके पुत्र त्रिभुवन ने। यह सब बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा अन्य विकल्प पर बात करें तो हेमचंद ने हेमचंद शब्दानुशासन नामक ग्रंथ की रचना की। पुष्पदंत ने महापुराण, जिसे 63 महापुरुष गुणालंकार भी कहा जाता है, इसकी रचना की। साथ में जसहर चर्यु, जिसे यशधर चरित भी कहा जाता है, इसकी रचना की। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। इसी क्रम में हम अपने चौथे प्रश्न पर बढ़ते हैं। रामकुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि किसे माना है? विकल्प 1 स्वयंभू, विकल्प 2 खुसरो, विकल्प 3 कबीर या विकल्प 4 त्रिलोचन। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2 खुसरो। खुसरो को रामकुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि माना है और स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है।
हम अपने 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 4 नंबर 2 बार आ गया। तो ये 5वां प्रश्न है, विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किस विद्वान ने माना है? विकल्प 1 रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 2 मिश्र बंधु, विकल्प 3 ग्रियर्सन या विकल्प 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3 ग्रियर्सन। ग्रियर्सन पर अगर थोड़ी सी बातचीत करें तो ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसे उन्होंने 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकाला था। और द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किया है किशोरी लाल गुप्त ने, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से। तो मैं आपसे अपने इस प्रश्न पर एक प्रश्न छोड़ती हूँ आपके ऊपर कि किशोरी लाल गुप्त ने जो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास का अनुवाद किया, इस नाम से अनुवाद किया है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आप मुझे एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है। अन्य विकल्प की ओर देखें तो रामचंद्र शुक्ल, हम सब जानते हैं कि 1929 में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और मिश्र बंधुओं पर बात करें तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा, जो 4 भाग में प्रकाशित है, जिसका प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित है। यही प्रश्न जून 2024 के नेट के पेपर में पूछा था कि मिश्र बंधु विनोद, जो उनका ग्रंथ है, ये कितने भाग में है? 4 भाग, 3 भाग, 2 भाग। तो ज़्यादातर लोगों ने 3 भाग मारा था इसका आंसर, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। और मिश्र बंधु जो हैं, इनमें कौन कौन आते हैं? तो मिश्र बंधु में 3 लोग शामिल हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुकदेव बिहारी। हम हजारी प्रसाद द्विवेदी पर बात करें तो इन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ तो नहीं लिखा है, पर इनकी 3 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो प्रकाशित हैं। पहली पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव विकास 1952 और तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। हम आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है, यह ग्रंथ यदि प्रमाणिक है तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालिक इतिहास है? पृथ्वीराज रासो के बारे में निम्न कथन किस विद्वान के हैं? विकल्प 1 रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 3 ग्रियर्सन या विकल्प 4 मिश्र बंधु। तो जो इसका सही विकल्प होगा वह है ग्रियर्सन। यह बात पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में ग्रियर्सन ने कही थी। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक काव्य किस सदी का है? विकल्प 1 9वीं सदी, विकल्प 2 11वीं सदी, विकल्प 3 10वीं सदी या विकल्प 4 13वीं सदी। तो इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प डी 13वीं सदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो विद्यापति की कौन सी रचना अनुपलब्ध है? विद्यापति की ऐसी कौन सी रचना है जो उपलब्ध नहीं है? तो इसका पहला विकल्प है कीर्तिलता, दूसरा विकल्प कीर्ति पताका, तीसरा विद्यापति पदावली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कीर्तिलता। कीर्तिलता जो ग्रंथ है, इनका जो रचना है, यह अनुपलब्ध है। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किस विद्वान के हैं? विकल्प 1 रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 2 मिश्र बंधु, विकल्प 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विकल्प 4 डॉक्टर बच्चन सिंह।
तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बच्चन सिंह। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस रचना में मिलता है? विकल्प 1 पृथ्वीराज रासो, विकल्प 2 पद्मावत, विकल्प 3 परमाल रासो, विकल्प 4 बीसलदेव रासो। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो की रचना नरपति नाल ने 1212 ईस्वी में की थी। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, पद्मावत जायसी की रचना है और परमाल रासो जगनिक की रचना है। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कितने सर्ग हैं पूछा है, छंद नहीं पूछा है। तो इसका विकल्प, पहला विकल्प है 68 सर्ग, दूसरा है 56 सर्ग, तीसरा है 69 सर्ग और चौथा विकल्प है 59 सर्ग। तो इसका सही उत्तर जो होगा विकल्प सी, 69 सर्ग। और अगर ये पूछता कि पृथ्वीराज रासो में कितने छंद हैं तो इसका उत्तर होता 68 छंद। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी, यह कहानी नहीं है, यह मैत्रेय पुष्पा की रचना है। इसका विकल्प सी होगा, मैत्रेय पुष्पा। आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, मैं भी, मुझे ध्यान में तो यही आ रहा है कि ये कहानी नहीं है। खैर, हम आगे इस पे बात करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ध्वन्यालोक किसकी रचना है? विकल्प 1 कुंतक, विकल्प 2 विश्वनाथ, विकल्प 3 आनंदवर्धन, विकल्प 4 भरत मुनि। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन का समय 9वीं सदी है, कुंतक का समय 10वीं, विश्वनाथ का 14वीं और भरत का 2री सदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? रोडा कवि, दामोदर भट्ट, ज्योतिश्वर ठाकुर या दामोदर भट्ट। 2 बार आ गया ऑप्शन में, तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, ज्योतिश्वर ठाकुर। प्रिय प्रवास का रचना समय क्या है? विकल्प 1 1918, विकल्प 2 1914, विकल्प 3 1925, विकल्प 4 1938। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 1914। आप जानते हैं प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है। मादा कैक्टस किसकी रचना है? विकल्प 1 सुरेंद्र वर्मा, विकल्प 2 लक्ष्मी नारायण लाल, विकल्प 3 मोहन राकेश, विकल्प 4 धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण लाल। इसके अलावा इनकी और रचना है अंधा कुआं, दर्पण, कर्फ्यू। आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प 1
1977, विकल्प 2 1970, विकल्प 3 1979, विकल्प 4 1971। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2 1970। कठगुलाब किसका उपन्यास है? विकल्प 1 कृष्णा सूक्ति, विकल्प 2 मैत्रेयी पुष्पा, विकल्प 3 मन्नू भंडारी या विकल्प 4 मृदुला गर्ग। तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी मृदुला गर्ग। कठगुलाब इनका उपन्यास है। चितकुबरा भी इनका बहुत बेहतरीन उपन्यास है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मन्नू भंडारी के उपन्यास पे, तो महाभोज और आपका बंटी इनके उपन्यास हैं। आपका बंटी तो आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए। मतलब एक तलाकशुदा जीवन और बच्चे पर उस तलाक का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने पढ़ी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और पढ़कर कमेंट करिएगा कि आपको कैसी लगी। कृष्णा सूक्ति पर बात करें तो इनके उपन्यास हैं जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, समय सरगम। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों की बात करें तो चाक, इदन्नमम, झूला नट, गुनाह बेगुनाह, अलमा कबूतरी। प्रश्न नंबर 18, कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? विकल्प 1 मुक्तिबोध, विकल्प 2 राम विलास शर्मा, विकल्प 3 नामवर सिंह, विकल्प 4 जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 1 मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न 19 पर। आदिम रात्रि की महक कहानी संग्रह किसकी है? विकल्प 1 भीष्म साहनी, विकल्प 2 निर्मल वर्मा, विकल्प 3 जैनेन्द्र या विकल्प 4 रेणु। इसका सही विकल्प होगा रेणु। अगर हम और बात करें तो रेणु की और रचना या और कहानी संग्रह आदिम रात्रि की महक के अलावा ठुमरी, अग्निखोर, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप। अन्य विकल्प पर बात करें तो भीष्म साहनी के कहानी संग्रह में भाग्य रेखा पहला पाठ, निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों के दिन, बीच बहस में कव्वे और काला पानी। और निर्मल वर्मा के कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि किस वर्ष इन्हें कव्वे और काला पानी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा जैनेन्द्र के कहानी संग्रह फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या। नीलम देश की राजकन्या अक्सर कई एग्ज़ामों में पूछा है। आप अगर PYQ सॉल्व करते हैं तो आप देखिएगा, नीलम देश की राजकन्या कई बार पूछा है। इसके अलावा एक रात, दो चिड़िया आदि। हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी कहानी रेणु की नहीं है? तो विकल्प 1 ठेस, विकल्प 2 तीर्थाटन, विकल्प 3 तीन बिंदिया, विकल्प 4 कवि प्रिया। इसमें विकल्प थोड़ा सा गलत दे दिया गया है। नहीं है में उनकी तीर्थाटन भी उनका नहीं है और कवि प्रिया आप जानते हैं केशव की रचना है। ठेस और तीन बिंदिया तो कहानी है रेणु की, पर तीर्थाटन अमरीक सिंह दीप की कहानी है। और तीर्थाटन के अलावा एक है तीर्थ यात्रा जो पंडित सुदर्शन की कहानी है।
ये दोनों नहीं है, ये तो केशव की है और ये है अमरीक सिंह दीप की। तो आज इतने ही प्रश्नों के साथ हम आपके साथ आए थे। आप बताइएगा कि प्रश्न आपको कैसे लगे, और कहीं भी अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप ये भी लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और साथ ही आप हमारे YouTube चैनल से हिंदी सारथी नाम से जो वहाँ जुड़ें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी सारथी और इंस्टाग्राम से जुड़ें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नई और शानदार MCQ के साथ। नमस्कार।